नमस्कार। मैं दयाशंकर मिश्र लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर आज की बातचीत में आपका एक बार फिर स्वागत है। लोकतंत्र में सब कुछ पारदर्शी होने की अपेक्षा की जाती है। 30 जनवरी 1948 को जब गांधी के सीने में नाथूराम गोडसे ने गोलियां उतार दी, तो उसके बाद बहुत बड़ा खतरा था कि देश सांप्रदायिकता की लपटों में घिर जाता। लेकिन नेहरू, पटेल, अंबेडकर देश को एक ऐसे रास्ते पर ले गए जिसका एजेंडा एकदम साफ था। सबके लिए बराबरी, सबके लिए समान अवसर और सबके लिए एक जैसी नागरिकता। भारत के सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून। भारत का संविधान दुनिया का पहला ऐसा संविधान बना जिसने अपने सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया। आपके लिए जानना जरूरी हो सकता है कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे तमाम देश हैं जहां लोगों को एक साथ मताधिकार का अधिकार नहीं मिला, अलग अलग योग्यताओं के आधार पर मिला। कहीं आपके पास जमीन कितनी है, आपकी हैसियत क्या है, कहीं तो आपकी नस्ल क्या है। ऐसे बहुत से नियम कानून बनाए गए और उसके आधार पर आपको वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया। गरीबी, अमीरी, जाति, धर्म, संप्रदाय सभी दीवारों को एक तरफ करते हुए केवल नागरिक होने पर बल दिया। तो एक तरफ नेहरू, पटेल, अंबेडकर का रास्ता है, दूसरी तरफ आरएसएस भी है। आरएसएस जो 1925 से लेकर 2025 तक के अपने 100 साल के सफर में लगातार हिंदुओं के लिए एक खास दर्जे की बात करता रहा है। 1925 से बाद ही उसके सफर को हम देखें तो हम पाते हैं कि वह लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग को समय समय पर बदलता रहा। गांधी की हत्या के बाद 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाया गया। सांप्रदायिकता को लेकर आरएसएस लगातार समय के अनुकूल अपने को परिवर्तित करते हुए चलता है। जब जैसा मौका मिलता है वह ऐसा रूप धर लेता है। 1966 में आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर पाबंदी उस वक्त प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने लगाई। उसको समय समय पर आगे बढ़ाया गया और अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी वह पाबंदी नहीं हटाई। लेकिन जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जल्द ही यह काम कर दिया और आरएसएस के कार्यक्रमों में सभी कर्मचारियों के हिस्सा लेने पर लगी रोक हटा दी गई। आरएसएस के महिमा मंडन की तरफ यह जरूरी कदम था। उसके बाद इस 15 अगस्त को हमने प्रधानमंत्री को आरएसएस का गुणगान करते हुए देखा और अब 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन जब गांधी जी की जयंती है, आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष समारोह शुरू कर रहा है। इसके मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होने जा रहे हैं। यह जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि कैसे एक संगठन
जो भारत के संविधान के विरुद्ध है, उसमें पूर्व राष्ट्रपति जा रहे हैं। इससे पहले भी प्रणब मुखर्जी जब आरएसएस के कार्यक्रम में गए तो वह पूर्व राष्ट्रपति थे। आरएसएस ने उनकी कही बातों को कार्यक्रम के खत्म होते होते तोड़कर मरोड़कर दिखाना शुरू कर दिया था। रामनाथ कोविंद क्या कहेंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कैसे प्रधानमंत्री से लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति तक, और अब आप देख रहे हैं किस तरीके से भारत के पूर्व न्यायविद, भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जज, सब के सब एक भाषा में बात कर रहे हैं, और वह भाषा है आस्था को आगे रखने की। भारत के सीजीआई रहे डीवाई चंद्रचूड़ आस्था को आगे रख रहे हैं। आज आस्था को आगे रखते हैं, कल खंडन करते हैं, लेकिन संदेश यही दे रहे हैं कि वह आरएसएस के विचारों से अलग नहीं है। तो आरएसएस का ऐसा आखिर क्या विचार है, कौन सा विचार है जिससे हमें डरने की जरूरत है? आरएसएस संविधान को लेकर लगातार स्पष्ट बातें करता है। तिरंगे को उन्होंने बहुत बाद में अपनाया, संविधान की आलोचना की। आरएसएस के जो प्रचारक, चिंतक और चीफ रहे हैं, उन सब ने कहा कि ऐसा हमको संविधान नहीं चाहिए था, हमको तो वो संविधान चाहिए जिसमें हिंदुओं की सर्वोच्चता हो। भारत का संविधान सबके लिए बराबरी की बात करता है, इसलिए आरएसएस उसको लेकर लगातार हिचकिचाहट रखता है, लेकिन देखता है कि कैसे 2024 के चुनाव में संविधान का मुद्दा बड़ा बन गया, इसलिए आरएसएस अपना स्वर धीमा कर लेता है, लेकिन मनुस्मृति का प्रचार जारी रहता है। जो गांधी पर हमला करते हैं, जो अंबेडकर पर हमला करते हैं, जो नेहरू पर हमला करते हैं, वह नहीं जानते कि भारत के संविधान ने उनको क्या शक्ति दी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आरएसएस की शाखाओं में बंद कमरों में लगातार विश्वमन किया जाता है, दुष्प्रचार किया जाता है कि जो आज दलितों को अधिकार हैं वह अंबेडकर की वजह से हैं। यह जो ब्राह्मणवाद है देश में, जो ब्राह्मणों की प्रधानता की ही बात करता है, वह कैसे सबको बराबरी की बात कर सकता है? आरएसएस आरक्षण का सबसे कटु आलोचक है, वही आरक्षण जिसने सदियों के अंतर को दूर करने की कोशिश की तरफ कदम बढ़ाया। आज अगर देश में आरक्षण मिला तो उसका श्रेय अंबेडकर और नेहरू को जाता है। लेकिन आप क्या देखते हैं, कभी महसूस करते हैं कि समाज के तमाम तबकों तक यह बात गई है कि संविधान कितनी जरूरी चीज है, आरक्षण कितनी जरूरी चीज है समाज में समता के लिए। सदियों की असमानता आजादी के केवल 75 वर्षों में नहीं मिट जाएगी। आज भी आप देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से दलित होने की सजा मिलती है, दलित होने पर प्रताड़ना मिलती है, लेकिन हम इन प्रश्नों पर विचार नहीं करते और आरएसएस इसी का फायदा उठाकर आपके मन में लगातार सांप्रदायिकता का पोषण करता है। आज दैनिक भास्कर की यह खबर बताती है कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह जो मनाया जा रहा है, उसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2025 से लेकर के 20 अक्टूबर 2026 तक होगी और आरएसएस के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, ऐसा इस खबर में दावा किया गया है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर देश में 7 बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे।
मोहन भागवत विदेशों में जाएंगे, क्या मोहन भागवत बताएंगे कि नाथूराम गोडसे आरएसएस का सदस्य था या नहीं था? और अगर नहीं था तो फिर नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहने वाले लोग बीजेपी और आरएसएस में कैसे बने रहते हैं? प्रज्ञा ठाकुर नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहती हैं, बीजेपी की सांसद रही हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। महात्मा गांधी को अमित शाह चतुर बनिया कहते हैं, और तो और गांधी की तस्वीर कचरों के डब्बे पर लगा दी जाती है। जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जिसका आपके मन में बहुत सम्मान हो, क्या उसकी तस्वीर आप कचरे के डब्बे पर लगाएंगे? आप कभी नहीं लगाएंगे। अपने दादाजी, अपनी दादी जी, इनकी तस्वीर आप कचरे के डब्बे पर लगाएंगे? गांधी को कचरे के डब्बे पर रखना गांधी की आजादी की लड़ाई पर से पर्दा डालना है। गांधी का काम सफाई बहुत छोटा सा है, गांधी का काम बाकी विषयों पर बहुत थोड़ा है। गांधी हमारी आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नायक हैं, तो उनके काम पर पर्दा डाला जा रहा है। इसीलिए हमने यह मुहिम शुरू की और बोलते रहिए नाम से एक हैशटैग शुरू किया है कि आप ऐसे विषयों का प्रतिवाद जहां कर सकते हैं वहां करें और बोलते रहिए, हैशटैग बनाएं और बोलें। गांधी पर हमले रुकने वाले नहीं हैं। गांधी के चरित्र पर, गांधी के काम पर लगातार हमले हो रहे हैं। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था, तब भी हमने सवाल उठाया था। एनसीईआरटी में गांधी की जगह सावरकर हैं। आपके लिए जानना जरूरी है कि सावरकर भी गांधी की हत्या के संदिग्धों में शामिल थे। उन पर भी मुकदमा चलाया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में वह छूट गए।